अभी हम लोग को और दो टर्म्स पढ़ने हैं। एक टर्म है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव और दूसरा है सिंपल हार्मोनिक वेव। ठीक है, अब ये दो टर्म क्या है वो पहले मैं आपको बताऊं। अब प्लेन प्रोग्रेसिव वेव किसको बोलेंगे? देखो यहां पे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव किसको बोलेंगे? जहां पे गाइज वेव का ये जो वेव यहां पे दी है ना, देखो ये वेव है जो जा रही होगी, राइट? ये ऐसे एनर्जी फ्लो कर रहा होगा, एनर्जी फ्लो इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये वेव इस तरफ जा रही है। ठीक है, इस वेव का सपोज मैंने ऐसा बोला, जब इस वेव का एम्पलीट्यूड, ठीक है गाइज, इस वेव का एम्पलीट्यूड, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसका स्पीड, ये तीनों चीज सपोज कांस्टेंट है। देखो यहां पे तीनों तीन सपोज कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? इट डज नॉट वेरी विद टाइम, टाइम के साथ सपोज बदल नहीं रही है, टाइम के साथ ये बदल नहीं रहा है, तो ऐसे टाइप के वेव को हम लोग बोलते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, पीपीडब्ल्यू, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो जो अपनी वेव होती है ना, सपोज इस वेव के एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, इट इज नॉट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं यहां पे लिख देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब टाइम के साथ वेरिएबल नहीं होता, मतलब एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, कम ज्यादा नहीं होता, फ्रीक्वेंसी वही की वही रहती है। तो ध्यान में रखना, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अब प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं जो ऑसिलेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे जो ऑसिलेट कर रहे हैं, वो सारे पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशन है वो सपोज एसएचएम है, एसएचएम होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। जो ऑसिलेशन, देखो ध्यान में रखना, जब ऑसिलेशन क्या होने वाला है? एसएचएम होने वाला है। तो ऑसिलेशन जब एसएचएम होगा तो इसी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को हम लोग बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक वेव। तो हम जो पढ़ने वाले ना गाइस, सिंपल, हम लोग कौन सा वेव पढ़ने वाले पता है? जो हम स्ट्रिंग वेव पढ़ेंगे, लॉजिकल साउंड वेव पढ़ेंगे, वो सब कौन सी वेव होंगी? सिंपल हार्मोनिक वेव, एसएचडब्ल्यू। ट्रांसवर्स एंड लॉजिकल का ना सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, सारे वर्ड्स भी सेम है, हर एक चीज सेम है। सिर्फ ट्रांसवर्स में क्या होगा? पार्टिकल जो ऑसिलेट होगा वो ऊपर नीचे करेगा ऐसे ऐसे, और वेव ऐसे जाएगी। ठीक है, और लॉन्जिट्यूडनल में कैसे करेगा? पार्टिकल ऐसे ऐसे करेगा और वेव उसके पैरेलल जाएगी। समझ में आ रहा है? बस फर्क उतना ही होने वाला है, बाकी हर एक चीज सेम होने वाली है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन सोर्स, मैंने यहां पे बोला था आपको, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स के ऊपर डिपेंड होती है। चलो ऐसा पकड़ लेते, कोई एक सोर्स है, ठीक है, अब ये सोर्स है, ठीक है, इस सोर्स से एक वेव निकली, एक वेव निकली, इसकी फ्रीक्वेंसी है सपोज ए। अब ये वेव जो है ना, ये मीडियम वन, एक मीडियम वन है और ये मीडियम टू है, मीडियम वन से मीडियम टू में जा रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब एक वेव दूसरे मीडियम वन से मीडियम टू में जाती है तो उसको हम लोग कौन सा वेव बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड वेव। तो ये कुछ वेव यहां से निकली, वो रिफ्रैक्टेड वेव निकली। कुछ जो रिफ्लेक्ट हुई होगी गाइस, कुछ लोग जो कुछ रिफ्लेक्ट वेव भी हो गई होगी ना, तो मैं इसको हम लोग बोलेंगे ऐसा रिफ्लेक्टेड वेव। और कुछ वेव यहां पे एब्जॉर्ब हुई होगी। ठीक है, तो हम लोग ट्रांसमिट बोल सकते हैं। ट्रांसमिटेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, एब्जॉर्ब वेव, सबकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है? किसके ऊपर डिपेंड रहती है? सोर्स के ऊपर। जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी ना गाइस, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स होगी, वही फ्रीक्वेंसी बाकी सारे यहां पे जो वेव्स थे उसकी होगी। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना। कोई भी मीडियम में जाए, मतलब मैं सपोज यहां पे आवाज निकाल रहा हूं, वो आवाज सपोज कोई वॉल में गया, वॉल से उस रूम में गया, मेरे बाजू वाले रूम में गया, तो इधर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वेव की, और मेरा आवाज जो दूसरे रूम में जा रहा है उधर की भी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सब सेम होगी। जो वॉल के थ्रू भी जा रहा है, तो वॉल के अंदर का जो वेव जा रहा है, साउंड वेव, उधर भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम होगी। सिमिलरली सेम साउंड के लिए होता है, स्ट्रिंग के लिए भी होगा, मतलब मैकेनिकल वेव्स के लिए बोल रहा हूं मैं इन जनरल। स्ट्रिंग वेव जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, स्ट्रिंग वेव, ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, स्ट्रिंग वेव क्या होती है? स्ट्रिंग वेव बेसिकली क्या होती है? एक ट्रांसवर्स वेव होती है। ठीक है, अब यहां पे आपने एक चीज देखी होगी, यहां पे देखो क्या हुआ है, यहां पे देखो क्या हुआ है। देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल, देखो अपना हाथ यहां पे था, टाइम t इक्वल टू 0 पे यहां पे था, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया। अब थोड़ा सा इमेजिन करो ना, इमेजिन करो गाइस, इमेजिन करो, एक स्ट्रिंग पकड़ो, ऐसा वॉल पे एक स्ट्रिंग पकड़ो, मैं एनिमेशन भी दिखाऊंगा इसका। एक स्ट्रिंग पकड़ो ऐसे, और थोड़ा सा हाथ ना से ऊपर लेके जाओ, तो कुछ इस तरीके की स्ट्रिंग दिखेगी। देखो स्ट्रिंग का शेप ऐसे दिखेगा कुछ, देखो यहाँ पे पहला जो डायग्राम है, देखो यहाँ पे ऐसा दिखेगा। ठीक है, उसके बाद वो जो हाथ अपना ऊपर लेके गया, अपन वापस उसको नीचे लेके आओ, नीचे लेके आओ, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो यहाँ पे जो सेकंड डायग्राम बनाई है, यहां से यहां पे दिखेगा ऐसे सेकंड डायग्राम, बराबर। और उसको वापस में उसी पॉइंट पे लेके आया, मतलब एक पूरा का पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, तो यहां के बाद यही दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है?
तो ऐसा एक वेव बनेगा और फिर मैं वापस वही हाथ नीचे लेके जाके वापस ऐसे आया तो पूरी की पूरी एक ऐसी वेव मिलेगी। देखो ना यहाँ पे ये हाथ दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो हाथ तो उसी जगह पे ऊपर नीचे हो रहा है और एक वेव जनरेट हो रही है, तो उस तरीके से होगा। ठीक है, चाहिए तो मैं उसका एक छोटा सा एनिमेशन भी दिखाता हूं, एनिमेशन दिखाता हूं। आगे चलो, एक मिनट, इधर नहीं, आगे चलते हैं। यहां पे देखो देखो हाफ ऑसिलेशन, पहले हाफ ऑसिलेशन देखो, हाफ ऑसिलेशन ये ऊपर गया नीचे आया, देख हाफ ऑसिलेशन ऊपर गया नीचे आया, एक वेव पल्स बनी मस्त अपनी जा रही है, राइट। इधर देखो वन ऑसिलेशन, ऊपर गया नीचे गया वापस आया, मतलब वन ऑसिलेशन मतलब ऐसे चैम पूरा, तो एक वेव बनी और आगे चली गई। यहां पे जब कंटिन्यूस ऑसिलेशन होगा तो ऐसे बनते जाएगा। देखो यहां पे समझ में आ रहा है अभी ये इस पूरे इससे समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हो रहा है वेव, किस तरीके से वेव जा रही है। देखो यहां पे मीडियम पार्टिकल जो होंगे ना गाइस, मीडियम पार्टिकल अपने चेंज नहीं हो रहे, वो तो उसी जगह पे है। मीडियम पार्टिकल जो होंगे वो सिर्फ ऊपर जाके नीचे आके उसी पॉइंट पे आते जा रहे हैं और वेव अपनी ट्रांसफर होते जा रही है। ठीक है, तो गाइस ये आपको समझना बहुत जरूरी है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे एकदम कुछ नहीं, अपनी वेव एकदम सिंपल थी। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ऐसा पकड़ लो, ये पूरा का पूरा जो था ये ऐसा पकड़ लेते, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कुछ नहीं है, ऐसे सिंपल एक ऐसे थी, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे था ऐसे। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, हाथ से उसको ऊपर उठाया, तो हाथ से ऊपर उठा, सम टाइम कुछ टाइम के लिए सारे पार्टिकल्स ऊपर, ये अपनी स्ट्रिंग है ऐसे, देखो ये स्ट्रिंग है अपनी। ठीक है, उसके बाद वो वापस हाथ अपन नीचे लेके आए, देखो जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को आप देखते रहो, ये पॉइंट पहले ऊपर गया ऐसे, फिर ये पॉइंट वापस ऊपर जाके नीचे आ रहा है, इस तरीके से वेव बनी, फिर वापस इसी पॉइंट पे आ गया। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं ना, ये जो टाइम है, यहाँ का जो टाइम है, थर्ड वाला जो है टाइम t इज इक्वल टू अपन t/2 बोल सकते हैं, हाफ टाइम पीरियड में एक पल्स बन गई, बराबर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तब जब पूरा टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T होगा, मतलब क्या, ऊपर गया नीचे आया वापस उसी पॉइंट पे आया, तो कुछ तरीके से ऐसे वाली वेव बन गई। और ये जो मैंने दिखाया है ना गाइस, ये देखो ये जो सब दिखाया हुआ है, ये बेसिकली पार्टिकल्स, ये जो इधर के जो पार्टिकल्स है उनकी डायरेक्शन है, वो मतलब कहां पे जा रहे होंगे, इधर के पार्टिकल्स नीचे जा रहे होंगे, इधर के पार्टिकल्स ऊपर जा रहे होंगे। समझ में आ रहा है तुमको? तो ये इस इंस्टेंट में ये जो एरोज दिखा है वो उस इंस्टेंट पे पार्टिकल्स की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, मतलब जो मीडियम पार्टिकल्स है ना, जो ऊपर और नीचे जा रहे थे, जैसे कि यहां पे जो पार्टिकल था, आपको पता है ये वाला पार्टिकल कहां पे जा रहा होगा, अब वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके वापस नीचे आके मतलब वो ऑसिलेट करेगा उस पॉइंट पे ऐसे। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पार्टिकल का वो डायरेक्शन है, मतलब वो कहां पे जा रहा है, उसकी वेलोसिटी, उसके एक्सेलरेशन सब कुछ होगा।